Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishanti Academy, and today I'm going to discuss some previous year questions. Okay? जैसे आपको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जहाँ पे मैंने यूपीएससी के ईपीएफओ के एपीएफसी वाले और ईओएयू के क्वेश्चंस 2023 के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ये 2021 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस। हमेशा कभी भी जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जाए पहले डायरेक्शंस ठीक से पढ़ लें। ठीक है, so each item in this section consists of sentence with an underlined word followed by 4 words. Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response in your answer sheet accordingly. तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मार्क करके दिया गया अंडरलाइन जो वर्ड्स है उनके नियरेस्ट मीनिंग आपको इन ऑप्शंस में से ढूंढने होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्नेज और वायलेंस है, ये कार्नेज और वायलेंस के क्लोजेस्ट मीनिंग आपको यहाँ से इन ऑप्शन से ढूंढने होंगे। जैसे पहला वाला ऑप्शन है ब्लडशेड, सेकेंड है लस्ट, थर्ड है कंसर्न, फोर्थ है सटायर। तो आप अगर ये सेंटेंस ठीक से पढ़े ना तभी आपको ये जो वर्ड जो अंडरलाइन है उसके क्लोजेस्ट मीनिंग आप समझ पाएंगे। अगर आप एग्जैक्ट उस वर्ड का मीनिंग आप नहीं जानते हो फिर भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे वायलेंस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। तो न्यूज़पेपर में जो टॉपिक आया है, जो आर्टिकल है वो वायलेंस के ऊपर है ना। तो इसके साथ क्या रिलेट करेगा, क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है? ब्लडशेड हो सकता है, लस्ट तो नहीं होगा, कंसर्न भी नहीं होगा, सटायर तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये जो ब्लडशेड है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस, तो ये जो ब्लडशेड है ये होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन तो करवाए हैं, 3 पेपर्स। ठीक है, 2 पेपर से 2023 के, ये 2021 के क्वेश्चन है। तो जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे तब हम देखेंगे कि इसमें कौन से, अगर ठीक से एनालाइज करें तो देखेंगे कि हम इसमें वोकैब के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लें। दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। तो यहाँ पे जो रिलीजियस वर्ड है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग आपको इन ऑप्शंस में से ढूंढना है। मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, मेटाफिजिकल, फिलोसॉफिकल, इनमें से क्या होगा? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा स्पिरिचुअल, क्योंकि रिलीजियस के सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग होता है स्पिरिचुअल विच रिलेटेड टू आवर सोल्स। तो रिलीजियन का मतलब भी सेम ही है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल है वो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा। तो एक्सप्लेनेशन देख ले। द वर्ड रिलीजियस इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू समथिंग रिलेटेड टू सोल और फेथ। ओके, नॉट नेसेसरली सम रिलीजन बट स्पिरिचुअल इज द क्लोजेस्ट मीनिंग। ठीक है, तो स्पिरिचुअल क्लोजेस्ट मीनिंग ही है रिलीजियस का। ठीक है, क्योंकि ये सोल से कनेक्शन से, इटर्नल वर्ल्ड से कनेक्शन के बारे में बोला जाता है स्पिरिचुअल में। और जो रिलीजियस होता है मतलब वहां पे गॉड होता है, स्पेसिफिकली किसी रिलीजन के बारे में बोला, लेकिन वो भी सेम ही चीज बोलता है, सोल का इटर्नल वर्ल्ड्स के कनेक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच द सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड है जो है इमेजिन, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग आपको ढूंढना है। तो फील, फर्स्ट ऑप्शन फील, सेकेंड ऑप्शन अंडरस्टैंड, थर्ड ऑप्शन थिंक, लास्ट ऑप्शन सी। तो कभी कभी कुछ ऑप्शंस होते हैं जहां पे देखिए आप एक से ज्यादा ऑप्शंस लगेगा कि ये हाँ ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको वहां से सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन आपको वहां पे मार्क करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इमेजिन, यहाँ पे इमेजिन में थिंक भी हो सकता है ना, और अंडरस्टैंड भी हो सकता है। क्यों? आपको इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच द सेफ्टी। तो यहाँ पे अगर आप अंडरस्टैंड मतलब आपको कॉम्प्रिहेंड भी करना पड़ता है, सिर्फ इमेजिन करने से नहीं होगा। ठीक है, आपको इसे समझना भी होगा। तो हमारे लिए ये समझना बहुत डिफिकल्ट है कि सेफ्टी क्या मीन करता है एवरीवन, फॉर एवरीवन। ठीक है, तो इसी वजह से ये अंडरस्टैंड जो है ये होगा सबसे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सबसे अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि ये सिर्फ थिंक मतलब सिर्फ इमेजिन करना होगा, लेकिन अंडरस्टैंड मतलब ये आप इमेजिन करके इसे आप कॉम्प्रिहेंड भी करोगे। ठीक है, तो इन दिस सेंटेंस इमेजिन मीन्स टू कॉम्प्रिहेंड और रियलाइज समथिंग डीपली। ठीक है, इसीलिए अंडरस्टैंड करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख ले। पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स you are doing it, but invades all your life and experience
एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे और अदर वे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है क्या है, प्रिजर्व डिमोलिशेस। ये तो नहीं होगा, पढ़ के ही पता चल रहा है, क्योंकि आपको इन्वेड्स जो है उस वर्ड का क्लोजेस्ट मीनिंग आपको ढूंढना है। ठीक है, तो प्रिजर्व डिमोलिशेस तो नहीं होगा। कवर्स ये हो सकता है, स्पॉइल्स नहीं होगा, स्पॉइल तो नहीं होगा क्योंकि ये स्पॉइल नहीं करता हमारा लाइफ। ट्रेजर, ट्रेजर भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा कवर्स। ठीक है, कवर्स होगा इन्वेड्स के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम कवर्स बोलते हैं इन्वेड्स के लिए, ये भी हमारे पूरे लाइफ, होल लाइफ एंड एक्सपीरियंस को ही डिनोट करता है। ठीक है, पब्लिक सर्विस इज नॉट merely समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट बट इन्वेड्स ऑल योर लाइफ। इसका मतलब ऑल योर लाइफ का मतलब क्या है, होल लाइफ के बारे में बोला गया है ना। ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड इफेक्ट्स देम इन वन वे और अदर। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये होल लाइफ के बारे में बोला गया, तो इसीलिए कवर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोज होगा। ठीक है, इस मीनिंग से, इन्वेड से सबसे ज्यादा क्लोज होगा कवर्स। ठीक है, तो आपको ठीक से पहले जो सेंटेंस दिया गया है उसके सेंटेंस को पढ़ लीजिए, उसके टॉपिक को समझ लीजिए। सिर्फ कभी कभी सिर्फ वर्ड्स को अगर आप देखने जाएंगे तो वर्ड के शायद एग्जैक्ट क्लोजेस्ट मीनिंग आपको पता ना भी हो सके, लेकिन जब आप पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ेंगे तब आपको ना उस वर्ड का जो जहां पे अंडरलाइन किया गया है उस वर्ड का आपको मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शंस में से ही। ठीक है, आइए तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। He was in the early part of the 20th century a staunch nationalist of the liberal fold। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन है जो क्लोजेस्ट मीनिंग है staunch nationalist से? तो इसमें से फर्स्ट है ऑप्शन है प्रोफ्यूज, सेकेंड डॉगमेटिक, सी प्लेंटीफुल, डी टॉलरेंट। तो इनमें से जो सबसे क्लोजेस्ट है वो आपको देखना है। ठीक है, एक स्टाउंच जो वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब है वो बहुत ही दृढ़ एक नेशनलिस्ट है जो अपने विचारों से नहीं कभी हिलता बा, कोई और विचार को सुनता ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जो डॉगमेटिक है वो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, डायरेक्शंस थोड़ा पढ़ लें। Each item in the section has a sentence with 3 underlined parts labeled A, B, C. Read each sentence to find out whether there is any error in underlined part। ठीक है, तो ये error correction है, तो आपको वो देखना होगा। 6th क्वेश्चन देख लें। Neither the servants nor the clerk has done this, no error। तो ये जो सेंटेंस है neither the servants nor the clerk has done this, no error, तो इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें कोई एरर है या कोई एरर नहीं है? तो ये जो सेंटेंस है neither the servants nor the clerk has done this, ये होगा नो एरर। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। आप अगर ठीक से पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, सेंटेंस फर्स्ट तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स है वो प्रेजेंट में भी रेलेवेंट है ना। तो इसीलिए अगर हम ठीक से पढ़े सेंटेंस को तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। नीदर द सर्वेंट्स ये भी ठीक है, नॉट द क्लर्क ये भी ठीक है, हैज डन दिस, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो आपको वो ठीक से पढ़ के समझना होगा। तो इसमें होगा जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 माइल्स एन आवर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से वाले पार्ट में कोई एरर है? द कार विच वेंट पास्ट अस when we were driving on the highway must have been doing at least 100 miles an hour और no error। The car which went past us, तो इसमें कोई गलत है? कुछ भी गलत नहीं लग रहा। When we were driving on the highway ये भी सही है। Must have been doing at least 100 miles, तो ये भी सही है। 100 miles भी सही है, an hour भी ठीक है, इसका आर्टिकल भी ठीक है। तो पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। हाँ, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे ना सारे सेंटेंस को जहां पे एरर करेक्शन दिए गए हैं, बहुत से ऑप्शंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको कोई सेंटेंस में होगा जिसमें कोई एरर ही नहीं होगा, तो आपको वो ठीक से देखना होगा कि दरअसल उसमें कोई एरर है या भी नहीं है। ठीक है, तो द कार विच वेंट पास्ट अस, ठीक है, ये सारे जो ऑप्शंस है कोई भी सही नहीं है, ये नो एरर जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। राजू विल बी बैक होम in an year after he stay abroad। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा वाला पोर्शन में गलत हुआ। राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर ही स्टे अब्रॉड, नो एरर।
तो इसमें इन एन ईयर नहीं होगा, इसमें जो आर्टिकल है वो गलत है, यहाँ पे इन अ ईयर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए यूज होगा, एन यूज नहीं होगा। अगर आप आर्टिकल वाला पोर्शन ठीक से करें तो आपको पता चल जाएगा ये सेंटेंस पढ़ते ही कि यहाँ पे जो एन ईयर है वो गलत है। ठीक है, तो ये बी होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। आई हैव मच वर्क टू डू, नो एरर। तो यहाँ पे कौन से वाले पोर्शन में एरर हो सकता है? आई हैव मच वर्क टू डू, इजी सेंटेंस है, ज्यादा कोई टफ सेंटेंस नहीं है ये। आई हैव ठीक है, मच वर्क वो भी ठीक है, टू डू वो भी ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा नो एरर। ठीक है, तो इस वाले जो क्वेश्चन, इस बार के जो 2021 के क्वेश्चंस हैं उसमें जो एरर करेक्शन है उसमें हमको क्या मिल रहा है कि ज्यादा ही जो क्वेश्चंस हैं वो नो एरर वाले ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें कोई एरर नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 80s। ओके, नो एरर। इसमें कौन सा वाला पोर्शन है जिसमें एरर हो सकता है? तो साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल लेट 80s। तो इसमें जो ये बेस्ड ऑफ है वो गलत है, यहाँ पे बेस्ड ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे बेस्ड ऑन होगा, है ना। यहाँ पे बेस्ड ऑफ जो है वो गलत है, यहाँ पे बेस्ड ऑन होगा। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। बेस्ड ऑफ जब आप पढ़ेंगे ना तभी आपको ये गलत लगेगा, अगर आप फ्लो में पढ़ते रहेंगे तब आपको गलत लगेगा ये कि बेस्ड ऑफ क्यों हो सकता है, बेस्ड ऑन होगा। बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 80s। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बेस्ड ऑफ है ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इसमें एरर है। ठीक है, यहाँ पे बेस्ड ऑन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो ये फिलर्स है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन देख लें। इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ओन लिविंग। तो ऑप्शंस क्या है? अफोर्डेड, अर्नड, गेन्ड, वोन। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा? ये तो इजी है, ये सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो बी वाला ऑप्शन है अर्नड, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड अर्नड योर ओन लिविंग। तो आपको ये वक्त है आपको घर से निकल के अपने लिए खुद ही आप कमाएं, तो इसीलिए ये इसके यहाँ पे होगा अर्नड। अफोर्डेड नहीं होगा, अफोर्ड करना नहीं होगा, गेन भी नहीं होगा, वोन भी नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा अर्नड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। द एलिफेंट फेल इनटू अ डैश द हंटर्स हैड सेट। तो द एलिफेंट फेल इनटू अ, यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? ट्रैक, ट्रैप, ट्रिक, ट्रंक। तो ट्रैक का मतलब क्या है? ये ट्रैक एक्चुअली कोई रास्ता होता है या कोई पाथ होता है। ठीक है, और ट्रैप हो सकता है, ट्रैप हम सेट करते हैं। तो हंटर्स ने क्या किया है? एक ट्रैप सेट किया है एलिफेंट को पकड़ने के लिए, है ना। तो द एलिफेंट फेल इनटू अ ट्रैप, तो ये ट्रैप जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ट्रिक तो नहीं होगा, ट्रिक भी नहीं होगा। ट्रंक तो एलिफेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ट्रंक भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ट्रैप। ठीक है, ये ट्रैप होगा करेक्ट ऑप्शन। द एलिफेंट फेल इनटू अ ट्रैप द हंटर्स हैड सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन। द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इट विल डैश व्हेन यू हैव worn इट। तो यहाँ पे कौन सा वाला होगा? बेंड, एक्सपैंड, स्क्वीज, स्ट्रेच। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कोई टाइट ड्रेस के बारे में बोला गया है, जो आप पहनेंगे तो वो ढीला हो जाएगा, है ना, यही बोलना चाहते हैं। तो बेंड तो नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, स्क्वीज भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे, लेकिन एक्सपैंड जो है हो सकता है अगर कोई और ऑप्शन ना हो, लेकिन ये जो स्ट्रेच है वो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये स्ट्रेच होगा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो ड्रेस है वो एक फैब्रिक के बारे में ही बोला गया, और फैब्रिक क्या होता है? वो स्ट्रेच होता है। ठीक है, अगर कोई और चीज के बारे में बोला जाता फिर एक्सपैंड हम यूज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ड्रेस या फैब्रिक के बारे में बोला गया है इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेच ही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख ले। विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, fist clenched and he shoulder dash with his choked sobbing। तो यहाँ पे
कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा? शिवर्ड, शुक, वाइब्रेटेड, मूव्ड। तो यहाँ पे शोल्डर्स के बारे में बात हो रही है ना। विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन, किसी ओल्ड मैन के वहां से वापस आ रहा है। ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लेंच्ड, ओके, मतलब उसने अपनी मुट्ठी कर ली है हाथों को। एंड ही शोल्डर्स डैश विथ ही चोक्ड शॉबिंग। तो जब आप रोते हैं तो शोल्डर्स क्या होता है आपका? शेक होता है ना। शोल्डर्स जो है आपका शेक होता है जब आप रोते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शुक, ठीक है। शिवर्ड नहीं होगा, मतलब कांपना नहीं होगा, वाइब्रेटेड भी नहीं होगा, मूव भी नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शुक, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है। आप जब कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो अच्छे से वो सेंटेंस पढ़िए, उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। जब आप समझेंगे तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपको क्लियरली समझ में आएगा कौन सा वाला ऑप्शन होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द bereaved mother proudly received the gallantry award dash her brave son who had laid down his life in the recent war। तो ये सेंटेंस ठीक से पढ़ लीजिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है? इन द नेम ऑफ, इन लिeu ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। तो यहाँ पे जो माँ है, कोई सोल्जर है जो देश के लिए मतलब वो शहीद हो चुका है, तो उसकी जो माँ है वो माँ जाके उसके लिए जो गैलेंट्री अवार्ड है वो ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? वो तो नहीं जा पा रहा है ना, क्योंकि वो शहीद हो चुका है, उसकी माँ जा रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे होगा ऑन बिहाफ ऑफ, बिहाफ ऑफ करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेस लैविश पार्टीज। तो यहाँ पे पहले हम ये डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। हाँ, डायरेक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by our four words. Select the option that opposite in meaning। तो यहाँ पे क्या है, हमको opposite meaning उन लोगों ने बोला है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, हम शायद सिनोनिम्स ढूंढने शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम्स चाहिए, इनको ऑपोजिट मीनिंग चाहिए, ठीक है। इसीलिए डायरेक्शंस हमेशा पढ़ लीजिए। विदाउट डायरेक्शन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाइए, इससे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है। शी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेस लैविश पार्टीज ऑन बर्थडे, ठीक है। लैविश मतलब बहुत ही एक्स्ट्रावैगेंट, बहुत ही मतलब पैसे खर्च किए हैं उस पार्टी में, ठीक है। तो इसके लिए इसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्रूगल, डिसेंट, चीप, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज तो नहीं होगा, ऑब्वियसली कोई इसका स्ट्रेंज क्यों होगा? लैविश पार्टी का जो ऑपोजिट है वो स्ट्रेंज क्यों होगा? चीप, चीप नहीं होगा। चीप मतलब बहुत ही मतलब चीप तरीके की, एकदम ही पैसा खर्च नहीं किया, ऐसे टाइप का। तो ये ऑपोजिट होगा, पर ये उतना मतलब कोई चीप पार्टी नॉर्मली नहीं रखता, कोई पार्टी रखेगा ही नहीं। अगर वो नॉर्मली इतना चीप है, वो इतना ही कंजूस है, तो वो पार्टी क्यों रखेगा, है ना। तो यहाँ पे चीप भी नहीं होगा। डिसेंट, डिसेंट होना मतलब ही ये नहीं है कि वो लैविश नहीं हो सकता, लैविश पार्टीज भी डिसेंट हो सकती है ना। तो ये भी नहीं होगा। तो ये फ्रूगल ये हो सकता है। क्यों? फ्रूगल नॉर्मली इकोनॉमिकल को ही, इकोनॉमिकल पार्टीज को हम फ्रूगल कह सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल किसी बैकग्राउंड, किसी चीज के बारे में बोला है जो इकोनॉमिकली सही है, मतलब उस हिसाब से खर्च करे तो ठीक है। उतना एक पार्टी देने के लिए जितना खर्च करना चाहिए उतना ही उसने खर्च किया है, ठीक है। उससे ज्यादा उन्होंने एक्सपेंड मतलब ज्यादा नहीं किया है, तो इसीलिए वो लाविश पार्टी भी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्रूगल जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड बाय फॉर हिज वेलर, ठीक है। द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वेलर। तो यहाँ पे जो वेलर है इसका ऑपोजिट मीनिंग आपको ढूंढना है इन ऑप्शंस में से। क्या क्या ऑप्शंस है? क्लमजीनेस, कावर्डाइज, सेल्फिशनेस, टैक्टलेस। तो वेलर, वेलर का मतलब क्या होता है? वेलर का मतलब नॉर्मली, वेलर का मतलब ब्रेवरी है, ठीक है। किसी ब्रेव किसी इंसान के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब होता है ब्रेवरी। तो वेलर का मतलब ब्रेवरी होता है, तो इसलिए ब्रेवरी का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा? वो होगा कावर्डाइज। तो ब्रेवरी का डायरेक्ट ऑप्शन ऑपोजिट होता है कावर्डाइज, क्योंकि ये वेलर ब्रेवरी का ही एक सिनोनिम है, तो इसका भी ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा कावर्डाइज। क्लमजीनेस नहीं होगा,
ठीक है, सेल्फिशनेस भी नहीं होगा, टैक्टलेस भी नहीं होगा। टैक्टलेस नॉर्मली जो जिसके कोई मतलब जिसके आइडियाज के लेस आइडियाज जिनके होते हैं, जिसका कोई मतलब कोई टैक्टिक नहीं है, बिना कोई टेक्निक के कुछ प्री प्लान के कुछ वो कुछ करने चला गया, उसको हम बोलते हैं टैक्टलेस। ठीक है, तो उस हिसाब से जो ये कावर्डाइज है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीज रीजियंस आर वेरी फर्टाइल। तो यहाँ पे जो फर्टाइल है आपको उसका ऑपोजिट मीनिंग देखना होगा, स्टेराइल, एरिड, बैरन, प्रोडक्टिव। तो कौन सा प्रोडक्टिव तो नहीं होगा, ठीक है, फर्टाइल का ये इसका मीनिंग फर्टाइल का ही सिनोनिम हो जाता है। बैरन मतलब एकदम ही मतलब उस वहां पे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एरिड भी नहीं होगा, यहाँ पे जो स्टेराइल है वो होगा जो है बंजर जमीन। ठीक है, फर्टाइल का जो एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है स्टेराइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम सिक इमिग्रेंट्स वेर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स जो है उनका ऑपोजिट आपको देखना है। इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, जो बाहर से आके, ओके, जब कोई जैसे कि इंडिया में अगर कोई बाहर से आके फॉरेन किसी कंट्री से आके सेटल हो तब हम उनको इमिग्रेंट बोलते हैं, है ना। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, सेटलर्स, नेटिव्स, वैगबंड्स, फॉरेनर्स। ऑब्वियसली फॉरेनर्स तो नहीं होगा, यही फॉरेनर्स है, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। वैगबंड्स भी नहीं होंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता, वैगबंड्स यहाँ कल वहां। सेटलर्स तो इमिग्रेंट का ही हो जाएगा, है ना, सिनोनिम। तो ये जो नेटिव है वो ही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेटिव होता है इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग। नेटिव का मतलब क्या है, who are born and brought up in the same country। ठीक है, जो अपने ही कंट्री में जन्म लिए वो बड़े हुए उनको हम नेटिव बोलते हैं, वो बाहर से नहीं आए। ठीक है, तो इसका जो इमिग्रेंट का ऑपोजिट क्या होगा, एकदम डायरेक्ट ऑपोजिट होगा, वो होगा नेटिव। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। The questions were so elementary that anyone could pass the test। सही बोला, ये क्वेश्चन जो आज का था वो बहुत इजी टाइप का ही था यहाँ पे, है ना। तो the questions were quite easy, not so easy but quite easy। दूसरे क्वेश्चन से तो ठीक ही था। The questions were so elementary that anyone could pass the test। तो elementary का मतलब क्या है, elementary मतलब बहुत ही primal। ठीक है, बहुत ही मतलब बेसिक से क्वेश्चंस। ठीक है, जो सभी को आते हैं, इजी टाइप के। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, अनयूजुअल, प्राइमरी, प्राइमरी तो इसी का ही सिनोनिम हो जाएगा। नेव भी नहीं होगा, एडवांस, हाँ ये हो सकता है इसका ऑपोजिट। एलिमेंट्री मतलब बहुत ही इजी और एडवांस मतलब एडवांस लेवल का, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म हो गया 20 क्वेश्चंस जो 2021 में आए थे। जो 2021 के यूपीएससी के, ईपीएफओ के, ईओ में आए थे, यही थे वो क्वेश्चंस, वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो एक चीज आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ना पैराजंबल आया ना कोई कॉम्प्रीहेंशन, है ना। ये एक चीज है वो जो नहीं आया, ना ही पैराजंबल आया ना ही कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन क्या आया यहाँ पे आपके लिए आया, एक तो आया क्लोजेस्ट मीनिंग, उसके बाद आपका आया वो एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, उसके बाद आया फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये फिलर्स मोस्टली आपके लिए वो क्लोजेस्ट मीनिंग वाले ही हैं, तो ये भी वोकैब से ही ज्यादा जोर देने को होगा इसके लिए भी आपको। और फोर्थ में क्या था, फोर्थ में था आपका ऑपोजिट मीनिंग, है ना, एंटोनिम। तो इन चारों पोर्शन से आए हैं टोटल 20 क्वेश्चंस। तो आप अगर देखें तो ये क्वेश्चन कुछ इजी था, ये आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आए जिसमें कोई पैराजंबल ही नहीं है, कोई कॉम्प्रीहेंशन ही नहीं, क्योंकि वहां पे आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पढ़ने में जब कोई कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है ना तब पढ़ने में टाइम जाता है ना। जब पैराजंबल आता है वो भी पढ़ के आपको समझने में कौन से लाइन के बाद कौन सा लाइन हो सकता है, इसमें बहुत टाइम जाता है। लेकिन अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए तो बहुत फायदा ही होगा, है ना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस का एनालाइज करना है, कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना, सब पोर्शंस को ही आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बार मैं कोई और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।